हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल में। तो पहली जो न्यूज़ हमारी है ये बेसिकली द हिंदू के अंदर हम लोगों को देखने को मिली। हालांकि हर एक न्यूज़पेपर के अंदर है, लेकिन जब हम लोग कॉमन न्यूज़ देखते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में तो वहाँ में से किसी एक न्यूज़पेपर को पिक कर लेते हैं। तो ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है जहाँ पे इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको G7 समिट के लिए इन्वाइट किया गया है। तो यहाँ पे बाकी जानकारी बात की है हमारे लिए। यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो G7 जो ग्रुप है उसका इंडिया हिस्सा नहीं है, क्लियर। लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रहा है वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए G7 कंट्रीज जो है वो बाकी देशों को भी बुला रही हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है। तो यहाँ पे दो दिन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे जो प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो G7 समिट है उसकी जो मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है, क्लियर। किस जगह के ऊपर इसकी मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो आर्ट न्यूज़ हैं। एक है 2023 में इसकी जो मीटिंग थी वो हिरोशिमा के अंदर हुई थी, और 2024 में इसकी जो मीटिंग है वो पुलिया जो कि इटली के अंदर मौजूद है वहाँ पे हो रही है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स में। इसके साथ साथ G7 ग्रुप उसकी कौन कब फॉर्मेशन हुई, G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिलती है, बस ये जानकारी जो आप लोगों ने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पिक करनी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, और देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ये रेलिवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और ये रेलिवेंट है हम लोगों की जो नॉर्मल ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे भी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जो स्किन है उसको ब्राइट करने के लिए अलग अलग तरह के जो कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो ये न्यूज़ आई है केरला से, जहाँ पे जो कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं जो बेसिकली वाइटनिंग के लिए, स्किन के कलर को सफ़ेद करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं, उनमें मरकरी पाया गया है। और मरकरी जो है वो सीधा जैसे ही हम लोग किसी भी क्रीम को अप्लाई करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, तो वहाँ पे स्किन के पोर्स के ज़रिए जो है वो हमारी बॉडी में जाएगा, और उसके बाद जो है वो किडनी रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप सब लोग अपने आसपास और इन जर्नल भी इस तरह की जो जानकारी है वो बता सको। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किस तरह से जो है वो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो लोगों के ऊपर, लोगों की जो किडनीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, और उसके साथ साथ किस तरह से जो मरकरी है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम लोगों को हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे की पूरी जो कहानी है वो उसी से ही रिलेटेड है। इसके साथ इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या है कि जो हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए केराटिन प्रोडक्ट जो यूज़ होते हैं वो भी किडनी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो यहीं से इंट्रोडक्शन इसकी हुई, और उसके बाद सीधा ही केरला के अंदर जो स्टडी हुई है जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा जो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि उसके जो क्लाइंट, उसके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सेम तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, सेम तरह की जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। या बेसिकली डिजीज रिलेटेड है जहाँ पे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और उसके कारण जो है वो मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी नाम की जो डिजीज़ है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। वैसे जब हम लोग बात करते हैं मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी की तो स्पेसिफिक टाइम पे बॉडी जो है एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है जब उसके अंदर जो वो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और अल्टीमेटली ये रीनल फेलियर कॉज करती है। रीनल फेलियर का मतलब है कि जहाँ पे किडनी जो है वो अपना मेन जो फंक्शन है उसको करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को ये जानकारी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे हाई प्रोटीन, हम लोगों को प्रोटीन एंड यूरिया जो वो देखने को मिल रहा है, कैसे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, और इम्पैक्ट का जो मर्करी है उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों को हमारी बॉडी के ऊपर जो वो देखने को मिल रहा है। और पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया कि किस तरह से जो हमारे ग्लैंड्स उनके जरिए जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिलता है, क्लियर। तो इसको जो है आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो ये जो फेयर से रिलेटेड जो क्रीम्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये बेसिकली न्यूज़ है। वहाँ पे भी बताया गया कि किस तरह से जो बेसिकली हमारी बॉडी को डार्क कलर देता है उसको बेसिकली ये कम करना, उसकी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देती है, जिसके कारण लोगों की जो स्किन है वो वाइट होती है। तो जितना ज़्यादा मरकरी होगा उतना ज़्यादा जो वाइट होने की संभावना, पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन देख लीजिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो अब हम लोगों को क्या पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग और देख लीजिए, मरकरी है, लेड है, ठीक है जी, इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमारे द्वारा ऐड की गई है। सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट आप लोगों को हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वहां उनके 6 एमएलएस थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था।
लेकिन इसके साथ साथ 3 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, यानी कि एमएलए की जो पोस्ट है उससे रिजाइन कर दिया, लेकिन उनका जो रेजिग्नेशन है वो अभी तक हमारे जो प्रदेश के स्पीकर हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इंटरनल मैटर्स की, तो वहाँ पे स्पीकर के पास जो वो बहुत ज़्यादा पावर रहती है। स्पीकर के द्वारा अभी तक इन 3 एमएलए के जो रेजिग्नेशन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अभी जो न्यूज़ चल रही है वो ये चल रही है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो ये कहा गया कि इन तीनों को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, तो अगर कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन जीत के आए और वो पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन को मानने से मना कर देता है, तो वहां पे तो एंटी डिफेक्शन होना लाजमी है, जो कि 6 लोगों के ऊपर लगा भी है। लेकिन साथ में जो 3 लोग हैं ये तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है? बिल्कुल, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी मेंबरशिप ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। तो जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि जैसे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो थी वो ले ली, तो यही कारण है इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डाला जाए। क्लियर? अभी ये कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी स्पेसिफिक केस जो है वो डला हुआ है। 3 जो हमारे इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके द्वारा केस डाला गया है, लेकिन अब वो हाई कोर्ट ने जो उसको डेफर कर दिया है, 30 अप्रैल जो उसको अगली हियरिंग होगी। तो बेसिकली इन जनरल स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन स्पीकर का जो डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारा एक्ट था, ओरिजिनल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, वहां पे तो स्पीकर की पावर को कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन किहोतो होलोहन केस हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि स्पीकर की जो पावर है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी स्पीकर जो डिसीजन नहीं ले रहा है वो हाईकोर्ट के अंदर, अब देखते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर क्या मेंशन किया गया। तो बेसिक सी न्यूज़ है, बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी जो है वो होपफुली पता होनी चाहिए। तो ये हिमाचल से संबंधित न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। देखिए, वैसे तो ये न्यूज़ थोड़ी एक कन्फ्लिक्ट के बारे में है, कंट्रोवर्सी के बारे में, लेकिन हमें जो यहाँ पे काम रखना है वो देखिए क्या है। बेसिकली बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे करेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पे एक शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 450 मेगावाट के लिए सतलुज नदी के ऊपर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो ये बन रहा है। लेकिन मेन बात है कि जब इसको बनने के लिए जब भी एरिया या टनलिंग हो रही है तो उसमें ब्लास्टिंग हो रही है। उस ब्लास्टिंग का नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि इसी के ही साथ जो आर्मी है उनका एम्यूनेशन डिपो है, तो आर्मी के द्वारा जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है कि जो ब्लास्टिंग हो रही है उसका एक नेगेटिव पॉइंट, जो नेगेटिव इंपैक्ट जो उसके ऊपर पड़ सकता है। हालांकि जब शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को बनने की बात हुई थी तब भी आर्मी के द्वारा जो ऑब्जेक्शन रेज की गई थी। तो इस टाइम पे आर्मी ने किस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन जो रेज की है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बनने के ऊपर, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। और दूसरी बात जो शोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी के ऊपर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कितना इसका टोटल पावर पोटेंशियल है, इसके ऊपर भी प्रश्न जो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ जब हम लोग अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे HPSC BL के भी, हमारे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, उसके भी कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और जिसमें ये भी है दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, HPPC की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का 60% हिस्सा इसके अंदर है। और जब इसकी बनी थी तो 60% हिमाचल सरकार का, और उसके साथ साथ 40% जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो ये जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से बड़े जो प्रोजेक्ट्स उनको हैंडल करने के लिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी जो आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो वो ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड है। तो बेसिकली ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो दो यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स के बीच की जो डिस्कशन है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ग्रीन क्रेडिट, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल जो आ रहे हैं, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं, जो जो चैलेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन क्रेडिट किसी एक इंडिविजुअल को कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एरिया है जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है, जहाँ पे जो पेड़ है उनको काटा गया है, तो वहाँ पे स्टेट ने लोकेट कर लिया, अच्छा इस जगह पे डिफॉरेस्टेशन हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। क्लियर? अब यहाँ पे अपने फिर से पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ लगाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को दे दी गई। और जैसे ही कोई यहाँ पे पेड़ लगाएगा तो मेन बात आएगी कि उनको जो वो ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस ग्रीन क्रेडिट को वो ट्रेड कर सकते हैं। उस ग्रीन क्रेडिट को अगर मान लीजिए उन्होंने कहीं पे कोई प्रोजेक्ट को ओपन किया है जिसके कारण एनवायरमेंट को लॉस हुआ है, तो वो उसके जरिए उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। क्लियर? या बाद में CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। तो इसके बारे में पहले भी आया है न्यूज़ में, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन भी की है। तो ये वाला आर्टिकल जो इससे रिलेटेड जो सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोनोकल्चर प्रमोट होगा, यानी कि एक ही तरह के पेड़ लगा दिए जाएंगे। क्लियर?
तो वहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा एक डिस्कशन जो है वो होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरह के प्लांटेशन के अलग अलग इनिशिएटिव्स पहले भी सरकारों के द्वारा ली जा चुके हैं। तो ये कैसे डिफरेंट है, कैसे क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस करेगा, जो गाइडलाइन रिलीज हुई हैं उनमें क्या एम्बिग्विटीज हैं, तो पूरी जानकारी जो है आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज या इन जनरल एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये वाला जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। और देखिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज़ आई है। तो देखिए कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जहाँ पे मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स के तौर पे सारे न्यूज़ पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल नया अखबार पढ़ रहे हो तो जहाँ मैं बोलूँगा कि यार ये पढ़ना है उसको तो पढ़ना ही है, बाकियों को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। जैसे ग्रीन क्रेडिट है तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आज का आर्टिकल आप छोड़ सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको एक जगह के ऊपर मल्टीपल, जो हमें अलग अलग जगहों पे नॉर्मली अगर इसके लिए 10 आर्टिकल हमें पढ़ने पड़ेंगे तो कभी कभी एक ही आर्टिकल के अंदर जो हम लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये उस तरह का आर्टिकल है। और वैसे भी जब हम लोग जेंडर की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट जो वो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इशू या एक बहुत बड़ा जो है वो एक सवाल रहा है, जिसके ऊपर बहुत बार एग्जाम के अंदर जो वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो जानकारी है उसी के ऊपर आधारित है। और ये जानकारी का जो बेसिक ग्राउंड है ये नालागढ़ की गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड है, जहाँ पे वहाँ पे एक प्रोफेसर थी, क्लियर। तो ये पूरा उसी से रिलेटेड है, जहाँ पे उन्होंने चाइल्ड केयर लीव जो है उसको अप्लाई किया था। तो वहाँ के जो कॉलेज था उसने मना कर दिया कि 2 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं दी जा सकती है। और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। और फिर उसी के ऊपर यानी कि पूरा बेसिक ग्राउंड जो बैकग्राउंड जो है, क्लियर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो केस है उसी से ही ये चीज़ जो है वो आगे बिल्डअप होती हुई हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे किस तरीके से जो वुमेन है, पहली बात है उनकी वुमेन की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स के अंदर जो है वो काफ़ी कम है। और मैक्सिमम जो वुमेन की पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है वहाँ पे उनको किसी तरह का पैसा नहीं मिलता, वो बेसिकली केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है। और दूसरा ये देखा गया कि अगर वुमेन वर्कर्स के रूप में पार्टिसिपेट कर भी रही है, लेकिन जब भी मैरिज या बच्चों वाली बात आती है तो वहाँ पे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वुमेन के ऊपर डाल दी जाती है। तो ये पूरी बात है कि इवन वुमेन वर्किंग भी है तब भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन की ही कंसीडर की जाती है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे कुछ और डाटा भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो मेन जो टोटल डोमेस्टिक जो अनपेड डोमेस्टिक केयर एंड वर्क है उस पर 130 मिट गया मेरे से भी, हाँ 173 मिनट्स एज कम्पेयर टू वुमेन, जो कि 433 मिनट्स जो है वो अपना काम कर रही है एज ए अनपेड डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक केयर वर्क, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो किस तरीके से पूरा जो हमारा PLFS डाटा है 2022 का, उसका जिक्र भी यहाँ पे हुआ। साथ में यहाँ पे आर्टिकल 15 की रेफरेंस सीधी सीधी आ रही है, क्योंकि आर्टिकल 15 को जब हम लोग रीड करते हैं तो वहाँ पे एक तो जेंडर बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे वुमेन और बच्चे चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉज जो वो स्टेट्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो स्पेशल डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशल पॉलिसीज बनाने के निर्देश अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी देखोगे, और उसके साथ साथ क्या मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं, क्लियर, जो नए लेबर कोड्स आए हैं उन्होंने किस तरह से बच्चों की जो जिम्मेवारी है वो रेदर देन मदर वो पेरेंट्स के ऊपर जो वो डाल दी हुई है। कैसे कंपनीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि अगर 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉपर चाइल्ड केयर फैसिलिटी जो वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन बात यहाँ पे सीधी सीधी यही है कि जब हम लोग इस तरह की फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो रह जाता है, और मैक्सिमम जो वुमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हमें एम्प्लॉय होती हुई देखने को मिलती है, क्लियर। तो जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो करंट स्टेटस है उसका भी जिक्र हुआ है। तो इस आर्टिकल को जो अब आप लोग पढ़िएगा तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो है वो एक जगह के ऊपर जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज के ये वाला जो अखबार का अगला हिस्सा आप पढ़ोगे दैट इज पुलिस अकाउंटेबिलिटी बेस्ड बाय मेरिड चैलेंजेस, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस जो है वो हम लोगों को पुलिस अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरे का पूरा जो पैराग्राफ स्टार्टिंग का है ये यही बता रहा है कि किस तरह से जो पुलिस है वो पॉलिटिक्स की इन्फ्लुएंस में आ रही है। अगर मान लीजिए नहीं आएगी तो कहा जाएगा कि एंटी गवर्नमेंट है, और अगर आ जाएगी तो सीधी सीधी बात है कि जो उसका रूल ऑफ लॉ है उसको ये वायलेट कर रही है। तो पूरी की पूरी सिचुएशन, पूरी की पूरी कहानियां जो है यहाँ पे शुरुआती दौर में यही मेंशन की गई है कि किस तरीके से पुलिस और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और साथ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो नए चैलेंजेस पुलिस फेस करे, चाहे वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना है, क्लियर, चाहे अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस है, इस स्पेसिफिक टाइम पे जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो सारे के सारी प्रॉब्लम्स इनएडिक्वेट स्टाफ स्ट्रेंथ है, अनशेड्यूल्ड मल्टीफेरियस ड्यूटीज़ हैं, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो है वो
पूरे के पूरे जो जिक्र अलग अलग जगहों के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण या क्या क्या प्रॉब्लम पुलिस वाले फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन जो अब हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, और कैसे जो नए कोड आए हैं, नए जो लीगल कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो पुलिस उसके जरिए जो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकती है। लेकिन अगेन बात वही है कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली जो जुडिशरी है उसकी मदद जो वो पुलिस को चाहिए होगी। तो ये पूरा आर्टिकल जो उसी तरह के ऊपर है, फॉर्मर डीजीपी हैं हरियाणा के, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो ज़्यादा बेटर तरीके से पुलिस की जो इंसाइट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये दूसरा आर्टिकल है जिसको मैं आपको कहूंगा कि इसको जरूर पढ़िएगा, और जहां से आपको एक चीज के बारे में आइडिया लगेगा, हेल्थ ऑन ए हॉट प्लेनेट। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से किस तरीके से जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो हीट में हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, हीट वेव में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पे इंट्रोडक्शन ये की गई है कि 2023 में 2023 में 2023 में किस तरह से 2023 सबसे गर्म जो ईयर है वो रिकॉर्ड किया गया, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि और इसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आर्टिकल है, मतलब क्योंकि ये बड़ी बार कहते हैं हम लोग कि जब आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अख्तियार करो। नॉर्मली जब हम पूछते हैं कि जी हीट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हीट का इम्पैक्ट हम सही कहते हैं, सभी लोग यही कहते हैं कि जी इससे जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, क्लियर। लेकिन अगर आप लोग बॉडी के ऊपर का, मेरा मतलब है कि वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल इम्पैक्ट की मेनली बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, मल्टीपल हेल्थ एस्पेक्ट के साथ इसको लिंक किया गया है। इसको लिंक किया गया है कि किस तरीके से जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे हीट आएगा तो उसमें जो है वो आपको जो वेसल्स हैं उनमें आपको एक्सपेंशन होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो है वो हार्ट डिजीज हो सकती है। कैसे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है। सिमिलरली जो है वो यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक होने की भी जो है वो हीट के कारण हम लोगों को संभावना देखने को मिलती है। जो एक्सटर्नल फैक्टर हीट के हैं वो तो है ही हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी हेल्थ के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगी तो जो क्रॉप्स हम लोग स्पेसिफिक टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स हैं जिनके न्यूट्रिएंट्स भी डिप्लीट करेंगे, क्लियर, और उसके साथ साथ शायद उनकी प्रोडक्शन 1-2 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गए तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये मल्टीपल डायमेंशंस के साथ जब इसको लिंक किया गया है तो ये जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देखिए ये पैराग्राफ जो इसमें पूरा इंट्रोडक्शन ही है कि क्या रहेगा, और उसके बाद इसी पैराग्राफ को आगे अलग अलग पैराग्राफ्स की सहायता से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आप ज़रूर पढ़िए, क्लियर, कि किस तरह से जो है वो इसके जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट, एक तो हीट एक्सपोजर आ गया, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएंगे जहाँ पे या तो बड़ी ज़्यादा बारिश होगी या तो बिल्कुल ही सूखा पड़ जाएगा, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, ठीक है जी, वेक्टर वॉर्न और वाटर वॉर्न इन्फेक्शन जो वो कैरियर आगे इंक्रीज होंगे, हार्ट अटैक्स है, डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हीट इंक्रीज करने के कारण हम लोग देखते हैं कि है ना जंगलों में फॉरेस्ट फायर लग जाती है, जिसके कारण जो पीएम बेटर्स हैं वो हवा के अंदर मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण जब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावना और पॉसिबिलिटी है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटीज़ जो है उसके ऊपर, या फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप यहीं से ही आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या मल्टीपल डायमेंशंस हैं जो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका सिर्फ हमारी हेल्थ के ऊपर, बाकी इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पॉलिटी के ऊपर क्या पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। सिर्फ एक एस्पेक्ट को पिक करके मल्टीपल एस्पेक्ट्स के साथ जो है वो रिलेट किया गया है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। आई थिंक सबसे अच्छा आर्टिकल आज यही है, बाकी भी बढ़िया है लेकिन ये बड़ा, इसको जरूर रीड करिएगा, क्लियर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।